गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मैं सीडीपी का प्रैक्टिस देता हूं आपको शाम को 7 PM पर कंटिन्यू। ठीक है, तो देखते रहो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा, आखिरी टाइम पर अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और देखो, एक चीज़ याद रखना, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर ना मैंने कल मतलब आज ही डाली, हाँ आज ही कुछ ना पिक्स डाली हैं। किसकी? कि हमको पेडागोजी कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अगर ये आपने याद कर ली जितनी डाली हैं, तो कम से कम 50 नंबर के क्वेश्चन तो इन्हीं से आ जाएंगे, केवल पिक्स से। ठीक है, तो ये कम से कम 10-12 हैं, इन्हें रट्टा लगा देना बिल्कुल। ठीक है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर न मिले तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि कहाँ है। प्राथमिक स्तर पर मतलब कि 1 to 5 बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है उद्देश्य? तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है किसका? भाषा का आकलन। पठन क्षमता का आकलन गलत, ये गलत। भाषा प्रयोग दिख गया मुझे सेकंड ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो, इसमें से भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका, तो देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है। कहानी और कहानी लिखना, कहना और घटना वर्णन। मगर देखो, श्रुतलेख होता है सुनकर लिखना, इसमें आकलन अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो जो तुम सुनोगे वही लिख दोगे। इसमें तो ग्रामर चेक हो सकती है तुम्हारी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, भाषा अर्जन क्षमता, ये किसने दी थी? इसे कहते हैं, देखो, LAD और यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट 2, और एक बोलते हैं नेटिविस्ट थ्योरी। ठीक है, और डीप स्ट्रक्चर थ्योरी। ये 4 चीज़ दी हैं चोमस्की ने। ठीक है, याद रखना। पियाजे कौन है? संज्ञानवाद के जनक हैं, संज्ञानवाद के जनक हैं। ठीक है, और पियाजे ने क्या दी? 4 अवस्थाएं दी हैं नैतिक, 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञान की। ठीक है, और इतना याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा? चोमस्की। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषाई संबंधी कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखानी बच्चे को? तो ये हो जाएगा बाल साहित्य। क्या होगा? बाल साहित्य। बाल साहित्य से पढ़ाओ बच्चे को, तो वो होती हैं रोचक रोचक कहानियाँ, मज़ा भी आएगा उसे पढ़ने में, और भाषा संबंधी क्या उसका स्तर भी सुधरेगा। नेक्स्ट, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। किसकी बात? देखो, हिंदी की तो क्लास चल रही है, यूज किसका कर रहे हैं? मातृभाषा का। तो ये बात क्या है? निंदनीय, गलत। विचारणीय, गलत। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसे समझो इंग्लिश की क्लास चल रही है, आप इंग्लिश बोल रहे हो और बीच बीच में हिंदी बोलने लगे, तो अपने आप अंदर से निकल आती है लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा होती है कभी कभी। ठीक है, तो आंसर क्या है? स्वाभाविक है। और कभी भी नेगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं देखोगे आप सीटेट में। बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है ना, उसे पॉजिटिव वे में ही लो। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में है, तो ये क्या है? कार्टून वगैरह दे रखे हैं, तो क्या है ये? बाधक हैं, निरर्थक हैं, सहायक हैं? देखो, अगर कोई भी चीज़ बुक में दे रखी है प्राइमरी लेवल की, तो याद रख लेना वो बाधक कभी नहीं हो सकती, निरर्थक कभी नहीं हो सकती, सहायक होगी। NCERT है ना, ये तो किताब बनाती है, ये बनाती है ना, तो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स लगते हैं इस किताबों को बनाने में, तो हमेशा बेस्ट किताब बनती हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये जो NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रख लेंगे। ठीक है, और अगर कोई ये पूछ ले रीट की तैयारी कर रहा हो, तो रीट में जो चलता है ना SCERT, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। और NCERT की फिल्म क्या है? नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि लिखित तो नहीं होगी, भाषा शिक्षण की बात कर रहा है, लिखित पर ध्यान दे रहे ज़्यादा। सहज भाषाई क्षमता, इस पॉइंट को पकड़ लेना। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण है सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। देखो, पाठों नहीं, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोजकर लिखिए। देखो, कोई चैप्टर है आपका, उस पर से ना अंदर से कोई भी संज्ञा खोज के लिखो 3। तो ये कैसा है? कैसा अभ्यास प्रश्न है? तो इसे कहते हैं आप संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना, और सबसे बेस्ट व्याकरण मानी जाती है। अगर कोई पूछे कैसी सबसे बेस्ट व्याकरण कौन सी है, तो संदर्भ में पढ़ाना। व्याकरण जटिलता है, गलत बात।
अगर कोई टीचर कोई बात कर रहा है ना और कुछ करने को कह रहा है तो वो जटिलता नहीं होगी, क्योंकि उसने भी ना पेडागोजी, साइकोलॉजी, सीडीपी ये सब पढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। और देखो कंठस्थ कराने, इस पे तो ये पहली बार में काट देना, कंठस्थ याद करना और नंबर लाना, ठीक है, ये सब हटा देना। कंपेयर करना, कभी भी कंपेयर नहीं करते बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, ये सही है। नेक्स्ट है कक्षीय अवलोकन, केवल कक्षा में नहीं करते। व्यापक का मतलब समझ लो, कक्षा में तो करो, बाहर खेल रहा है तो अवलोकन कर लो। तो यहाँ केवल एक पक्ष की बात कर रहा है, इसलिए गलत है। बच्चे के लिखने और पढ़ने की कुशलता का अवलोकन, तो ये क्या व्यापक करना है, केवल पढ़ने लिखने की नहीं करना है, खेलने का भी करना है। ठीक है, इसलिए गलत है पॉइंट्स। ठीक है, तो आंसर ए मानना आप। नेक्स्ट, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, तो ये कौन सी उसे परेशानी है? किस समय? पढ़ते समय जो होती है ना, डिसलेक्सिया होती है। अब देखो कल परसों एक क्वेश्चन आया, मैंने गलत कर दिया। क्वेश्चन क्या आता है, डिसलेक्सिया किस किस शब्द से बना है? डिस प्लस लेक्सिस से बना है, डिस प्लस लेक्सिस। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि सीडीपी में पूछ ले, वहाँ पे सीटेट में, कि डिसलेक्सिया किस किस शब्द से बना है। तो ये डिसलेक्सिया बना है डिस प्लस लेक्सिस से, याद रख लेना। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर का यूज किस में होता है? मैथ में, तो ये हो जाएगा। अफेजिया, ये बोलने से संबंधित हो जाएगा। एक होता है डिस्थीमिया, वो तनाव से संबंधित होता है। एक होता है प्रोजेरिया, ये बुढ़ापे से संबंधित होता है। बहुत बता सकता हूँ बताने को, मगर सबसे बड़ी बात है कि अब बहुत सारे लोग ना केवल टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं कि सर नहीं चाहता मत पढ़ाओ, पता नहीं क्या दिक्कत होने लगती ज़्यादा, जैसे ही एक बार डीप एक्सप्लेन करो तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? ये जो आंसर, इसका जो आंसर होगा ना, ये वाला होगा, इस चीज़ को याद रखना, डिसलेक्सिया। क्या होगा? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, पढ़ने का संबंध किससे है? देखो कभी भी कोई चीज़ आए वो पढ़ने की कहे तो पढ़ने का संबंध हमेशा अर्थ से होगा। जब तक आपको अर्थ समझ में ना आए तो आपका पढ़ना वेस्ट है। क्या है? बिल्कुल वेस्ट, जब तक आपको अर्थ समझ में ना आए। तो हम किस चीज़ पे जोर देते हैं? अर्थ पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बताओ? किसकी बात कर रहा है? पहली बात तो ये देख लो, उच्च प्राथमिक स्तर। कभी भी पेपर अटेम्प्ट करो तो ये देखो किस स्तर की बात कर रहा है, 6 से 8। तो 6 से 8 का बच्चा ना तार्किक विश्लेषण करने लायक हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो कभी भी पाठ सामग्री के विरुद्ध की बात कर रहा है, विरुद्ध बात क्यों रखवाएंगे? उसका क्या कर रहे हैं? भाषा सीखने के लिए विरुद्ध की जरूरत नहीं है, विश्लेषण करवाओ कि ऐसा चीज़ क्यों है, कैसे है, सब रीजन बताओ हर चीज़ का। ठीक है, तो वो विश्लेषण करेगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने ना इंग्लिश का क्वेश्चन उठाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश की पेडागोजी टफ है। अब देखो जो सीडीपी की होती है ना वही इंग्लिश है, या हिंदी की होती है। अब देखो इसे मैं हिंदी में ना बोल के आपको समझाऊँ कैसे क्या लिख रहा है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए रिसोर्स। मैं कहता हूँ ना ये बहुभाषिकता, कितनी बार बोला होगा मैंने बहुभाषिकता? 1000 बार बोला है। ये क्या है आपके लिए? रिसोर्स। क्या है? रिसोर्स। हिंदी में भी यही रिसोर्स ही लिख के आता है की तरह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटजी, ये तो सही है। टीचिंग मैनी लैंग्वेज, गलत। प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कंटेंट लर्निंग, गलत। लर्निंग मैनी लैंग्वेज, नहीं। देखो इसका मतलब है बहुभाषिकतावाद का कि जो बच्चा की जो लैंग्वेज है उसे क्या बनाओ? स्ट्रेटजी बनाओ स्कूल में। ठीक है, तो यही तो मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ आपको कई बार। तो देखो इंग्लिश की भी पेडागोजी सेम है। अब तो मैं मैथ के भी कुछ क्वेश्चन शामिल करने लग गया हूँ इसमें, तो बस देखते जाओ, अभी तो हैं 15 दिन। और वैसे भी इस बार जो 7 PM पर संडे को मैं लाइव करूँगा और अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। रीट में कैसे आप तैयारी कर सकते हो और सीटेट में कैसे नंबर अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। 100 आ रहे होंगे तो 110 हो जाएंगे, मतलब 10 नंबर बढ़ जाएंगे कम से कम तुम्हारे। नेक्स्ट, इसमें से गणितीय तर्कणा का सूचक है, गणितीय तर्कणा का। ठीक है, अगर देखो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे होते हैं कि आपको दिखेंगे नहीं समझ में आ जाएंगे, कम से कम किसकी वजह से? कि इनका फॉन्ट बेकार है। बट मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दिया करो। तो इसमें से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? परिभाषा आ रहा है, हटा दो। ठीक है, और
नेक्स्ट है, अच्छा देखो ये परिभाषा आ रहा है इसलिए हटा दो, सूत्र आ रहा है इसलिए हटा दो, ठीक है। और गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकल्पना में निपुणता, देखो तर्क संगत बना दो उसे, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगत, तर्क देना सीख जाए तो ये सबसे अच्छा सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट सीसीई, सीसीई क्या है, सीसीई स्टार्ट हुआ था आपका 2009 से, 2 अक्टूबर 2009 याद रखना। और किस क्लास से स्टार्ट हुआ था, 9th क्लास से, ठीक है, याद रखना। तो अधिक समस्या का निदान, सर्वांगीण विकास या कार्यभार कम और तनाव से मुक्ति, तो सीसी सब देता है। और सीसी की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, याद रखना बहुत बार पूछी गई है। अगर कोई इंग्लिश हो अगर किसी पे लैंग्वेज तो उसमें तो बहुत बार आई है। नेक्स्ट मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिकोणीय रूप किसके द्वारा दिया गया है, तो ब्लूम के द्वारा दिया गया है, ठीक है, याद रखना। और मॉरिसन ने कैसा कौन सा स्तर दिया है, तो ये पूछा जाता है। देखो 3 स्तर हैं, एक तो होता है स्मृति स्तर, एक बोध, एक चिंतन स्तर। देखो स्मृति की जरूरत हर किसी को है तो हर्बर्ट ने दिया है। बोध, मेरे सन को हो जाए बोध, तो बोध स्तर इसने दिया। चिंतन स्तर दिया है हंट ने। अब हर्बर्ट ने की पंचपदी प्रणाली है, उसके स्तर क्या है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अनुप्रयोग। अब ये पूछा जाता है कि मॉरिसन और हर्बर्ट की में कौन सा सेम है, तो प्रस्तुतिकरण दोनों में सेम है, याद रखना। नेक्स्ट मूल्यांकन उपयोगी है, मूल्यांकन कब उपयोगी है, प्रगति जानने में, कक्षा में उपस्थिति जानने में, या बच्चों का आचरण जानने में, तो सब चीज़ जानने में, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा करवाना, ये छोड़ो हटाओ इन सबको। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, जिससे कि हम बच्चे में सुधार कर सकें, जान सकें दिक्कत कहाँ है, कितना पढ़ रहा है, कितना समझ में आ रहा है ये। मगर आजकल हमने ना अलग वे में लेने लग गए मूल्यांकन को, कि नंबर लाने, नंबर पे ओरिएंटेड मत बनाओ, सीखने पे ध्यान दो। नेक्स्ट मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न होने चाहिए, निष्पक्षता समझ रहे हो, जैसे कि अगर मैं अटेम्प्ट करूँ तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, अगर सही किया है तो आप करो तो आप भी, तो ये होते हैं कौन से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी और निबंध, इनमें ना बच्चा अपना दिमाग यूज करता है। अब इसमें वस्तुनिष्ठ में दिमाग नहीं लगाना होता, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जैसे आप लोग देते हो सीटेट का, उसमें से कोई एक सही होगा, आप करोगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, मैं करूँगा तो भी। मगर ये लघु उत्तरी, अतिलघु उत्तरी और निबंध, ये ना जैसे 5 लाइन का निबंध लिखना है बस, तो आप अलग लिखोगे मैं अलग लिखूंगा, तो टीचर हर किसी को अलग अलग नंबर दे सकता है। तो इसीलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कैसे प्रश्न होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ। और प्लीज़ शेयर करना ना, अगर आप लोगों से कहता नहीं हूँ तो देखो व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करो एक बार, ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बेस्ट दे रहा हूँ तो आप भी दे दो एक बार। सक्षम और अक्षम, एक तो होता है सक्षम, एक होता है अक्षम, विद्यार्थियों में अंतर करने के कौन सा संबंध है, तो ये होता है विभेद करना। मतलब देखो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का, कैसा मॉडरेट, ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चा है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वो उसके भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, एक बच्चा है वो दिन रात पढ़ रहा है तो भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो अंतर कर सके सक्षम और अक्षम में, ठीक है, याद रखना। वैधता होता है वैलिडिटी, क्या होता है वैलिडिटी, जैसे अगर मैंने आपसे सीटेट का टेस्ट ले रहा हूँ तो सीटेट के क्वेश्चन डालूँ, ऐसा ना करूँ कि यूपी टेट के क्वेश्चन डालने लग जाऊँ, यूपी टेट का थोड़ा सा अलग पैटर्न चलता है, ठीक है। या ऐसे समझ लो सीटेट में सीटेट के क्वेश्चन मिले, ऐसा ना हो रेलवे के क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और वस्तुनिष्ठता समझते ही हो, ऐसे ही ऑप्शन वाइज होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, यह जानना कि उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ है, अध्यापक की कमियों को, शिक्षण रणनीतियों को, प्रभावीशीलता को जानना, ठीक है, तो ये सभी कर दो, ठीक है। शिक्षण के मूल्यांकन के सारे उद्देश्य हैं। नेक्स्ट अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट लगा मुझे भी, मैंने भी कल पहली बार पढ़ा है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को भी बताता हूँ। समग्र और सतत मूल्यांकन, ये शब्द किसने प्रयोग किया सबसे पहली बार, तो सबसे पहली बार प्रयोग किया था स्क्रीवेन ने, किसने, स्क्रीवेन ने, याद रखना। और थॉर्नडाइक ने क्या दिए, सीखने के नियम, कौन से कितने नियम दिए, मुख्य नियम दिए 3, याद करने की ट्रिक क्या है, TAP, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और गौड़ नियम पूछ ले तो कितने दिए, 5। बुद्धि कितने प्रकार की बताई, 3, यांत्रिक, मूर्त, अमूर्त, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक, 3 बताइए, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, ये नियम कब दिए थे, 1898 में दिए थे थॉर्नडाइक ने, ये क्वेश्चन ना आया हुआ है
मैंने पढ़ लिया तो मैंने कहा बता दिया करूँगा आपको, जिससे आप लोग भूलो नहीं। स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, चूहे पर प्रयोग किया, कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, सतत शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर, सत्र की समाप्ति पे हो रहा है, समाप्ति पे क्या हो जाएगा? जैसे कोई चीज़ समाप्त होती है, एंड हो गया किसी चीज़ का, तो एंड में क्या लगाते हो आप? चलो भैया हिसाब लगा लो अपना अपना, तो योग कर लो किसका कितना खर्चा हुआ। ठीक है, ये हो गया समिटिव। ठीक है, समिटिव क्या होता है? असेसमेंट, क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये होता है समिटिव। रचनात्मक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये होता है आपका 60%, ये होता है आपका 40%। ठीक है, और इसमें आपको मिलता है फीडबैक, इसमें आपको फीडबैक इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो निदान और उपचार होते हैं ना, ये रचनात्मक के भाग होते हैं। इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे, और जितना बताया ना सब क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और विश्वसनीयता, विवेककारिता, उपयुक्त सभी, सब होना चाहिए। ये दोनों बता दिए थे, इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपकी कॉपी चेक करी तो आप कहें 90, और कोई टीचर चेक करे तो आ जाए 88 या 89। ऐसा ना हो कि मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ 90 लाया हूँ आपके नंबर और कोई कर रहा है 50। गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो इसे कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, याद रखना। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के महत्व से देखो यार, क्वेश्चन में ज़्यादा कराने लगे हो तो आप लोग बता देना, ऐसा तो नहीं कहीं बोर वगैरह हो जाते हो आप लोग, तो आप लोग ये बता देना कमेंट बॉक्स में प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन अब ज़्यादा कराना, क्योंकि सीटेट आ रहा है ना आप लोगों का। मूल्यांकन के महत्व से संबंधित कौन सा असत्य है? तो देखो, प्रगति में असहायक है, सीधे ही दिख गया मुझे। सहायक होता है बच्चों की प्रगति में मूल्यांकन, कभी भी असहायक नहीं होता। और देखो बताऊँ, कभी भी ट्रिक लिख लो, मेरा जो अनुभव है 2 साल का वो बता रहा हूँ, और आज बता रहा हूँ केवल एक बात, जो यहाँ देख रहा होगा उसे पता पड़ेगा, नहीं तो नहीं। कभी भी क्वेश्चन में 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सीटेट में हमेशा अगर ऐसा हो तो उस 1 नेगेटिव वाले को आंसर लगाया ना, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो तो 1 पॉजिटिव वाले को आंसर लगाया ना। ठीक है, ये मैंने ना 100% सही होता देखा है। जब आप पे क्वेश्चन ना आ रहा हो तब करना ये चीज़ें। ठीक है, तो देखो सहायक है, प्रेरित करता है, सहायक है, ये क्या है? असहायक है। ये नेगेटिव गया ना, तो इसी को आंसर लगा दो। ट्रिक अच्छी लगी हो ना, तो देखो मैं ये पता क्या है, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ट्रिक अच्छी थी या नहीं थी। नेक्स्ट, अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख रहे हैं समझ लेना आप बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट में से हो, क्योंकि इतना कोई झेल नहीं सकता इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को। सतत और समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक है, तो इसका क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया पर बल देता है, संज्ञानात्मक पर बल देता है, कौशलों पर बल देता है, कंठस्थ आ गया ना, रट्टे लगवाना, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कभी हम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। और स्क्रीबेन ने दिए था ना ये सतत और समग्र मूल्यांकन। ठीक है, तो इसे याद रख लेना, स्क्रीबेन, बार बार मैं रिवाइज भी करा दूंगा, आपका टेंशन मत लो। मूल्यांकन की विधियों का वर्गीकरण परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। नेक्स्ट, परिमाणात्मक परीक्षाओं का असंगत तथ्य। देखो परिमाणात्मक समझ रहे हो, इसमें कुछ आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेंगे। तो देखो मौखिक परीक्षा के, लिखित, प्रयोगात्मक के आप क्या दे सकते हो? नंबर। मगर जो संचयी अभिलेख होते हैं, कैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है, और आपका पोर्टफोलियो, और जो थोड़े थोड़े संचय कर लेते हो आप, बहुत सारी चीज़ों से होता है, तो इनसे ना परिमाणात्मक नहीं मिलता। अब देखो मौखिक परीक्षा, परीक्षा परीक्षा, इसके पीछे परीक्षा आ रही है, नहीं आ रही, इसके पीछे क्या आ रहा है? आलेख, तो ये अलग हो गया ना, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो प्लीज़ यार अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर देना। विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनका आगे अधिगम के लिए क्या करता है? देखो दिखाऊं, कभी भी किस चीज़ की बात कर रहा है? मूल्यांकन की। तो कोई भी चीज़ क्या अभिप्रेरित कर सकती है, सहायता कर सकती है, बाध्य करती है, उकसाता, उकसाता तो नहीं होगा, बाध्य करता है नहीं होगा, ये अभिप्रेरित करेगा। क्या करेगा? अभिप्रेरित। सहायता और अभिप्रेरित में कौन सा बेस्ट वर्ड लग रहा है आपको? ये लग रहा है मुझे, तो आंसर यही है इसका, सी। नेक्स्ट, मूल्यांकन के प्रकार है, कैसा होता है? परिमाणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक, सब होता है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कर दो यार। अब मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, आप लोगों को अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना तो यार थोड़ा सा शेयर कर दो। आज शेयर करके आप लोग बताएंगे कि हाँ बाकी मैंने ना अपना बेस्ट दिया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ बताना, ये जरूर बताना वो ट्रिक्स जो बताई आज मैंने अच्छी लगी या नहीं लगी। और जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये याद रख लो। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद किसने दिया? किसने दिया? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? ये बताना। ठीक है,
अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।